नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेक्शन 11 और 12 जो कि था वॉइड मैरिजेस और वॉइडेबल मैरिजेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 13 जो कि डाइवोर्स। ये सेक्शन 13 काफ़ी टेक्निकल है, समझने लायक है और बहुत बड़ा है। ये मेन चीज़ें बहुत बड़ा है, इसलिए आज की वीडियो लंबी जाने वाली है। मैं अभी बता दूं आपको, लंबी जाएगी वीडियो और काफ़ी बड़ा है, इसलिए समझने के लिए मैंने सेक्शन 13 को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट रहेगा हमारा 13(1) और 13(1)A जो कि बात करता है उन ग्राउंड्स की जिस पर कोई भी पार्टी, आइदर पति या पत्नी, कोई भी डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है। दूसरा पार्ट रहेगा 13(2), वो सारे ग्राउंड जिस पर सिर्फ वाइफ ही पिटीशन फाइल कर सकती है डाइवोर्स की। फिर आएगा 13A यानी कि अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, और आएगा फिर 13B यानी कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं हम लोग 13(1) की। 13(1) बात करता है उन ग्राउंड्स की जिन ग्राउंड्स के ऊपर कोई भी पति या पत्नी कोई भी पिटीशन फाइल कर सकता है डाइवोर्स की। 13(1) ग्राउंड्स के बारे में बात करता है। तो सबसे पहला ग्राउंड क्या है? एडल्ट्री। एडल्ट्री माने कि अगर कोई भी पति या पत्नी कोई भी अपने स्पाउस के अलावा किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो एडल्ट्री होगा। कोई भी पति या पत्नी कोई भी अपने स्पाउस यानी अपने पति पत्नी को छोड़ के किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो वो अडल्ट्री होगा, और ये ग्राउंड रहेगा डाइवोर्स का। ठीक है। दूसरा ग्राउंड है हमारा क्रूएलिटी का। ठीक है। अब क्रूएलिटी दो तरीके की हो सकती है। सबसे पहले तो क्रूएलिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रूरता। क्रूरता का आपके दिमाग में एक इमेज अपने आप ही आ गई होगी, मारना पीटना वगैरह वगैरह। जी हाँ, ये सब क्रूएलिटी होगी। क्रूएलिटी और किस तरीके की हो सकती है? फिजिकल क्रूएलिटी भी हो सकती है और मेंटल क्रूएलिटी भी हो सकती है। फिजिकल क्रूएलिटी एक ऑब्जेक्टिव चीज़ है कि हाँ, अगर किसी एक के साथ हो रही है तो दूसरे को भी फिजिकल क्रूएलिटी मानी जाएगी। कि हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर एक को लग रहा है कि ये फिजिकल क्रूएलिटी है तो दूसरे को लगेगा कि नहीं, ये नहीं है फिजिकल क्रूएलिटी। ऑब्जेक्टिव चीज़ है, सबको एक जैसा ही लगेगा। लेकिन ये जो मेंटल क्रूएलिटी है एक बहुत ज़्यादा ही वाइड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये एक सब्जेक्टिव चीज़ है। किसी को होगी, किसी को नहीं होगी, क्योंकि हम लोग इंसान हैं। हर एक इंसान अलग अलग होता है, हर एक की लाइफस्टाइल अलग अलग होती है, बिहेवियर अलग होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन अलग होता है, सिचुएशंस अलग होती हैं। हर एक इंसान अलग होता है। हर एक इंसान का बिहेवियर, सोचने की क्षमता, थिंकिंग कैपेसिटी सब कुछ अलग होती है ना। तो क्या होता है कि अगर किसी पर्टिकुलर इंसान के लिए कोई क्रूएलिटी है तो हो सकता है किसी दूसरे के लिए नहीं हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि मान लो एक बहुत ही अमीर परिवार है जिसका जो हस्बैंड है, अमीर जो हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को है ना सड़ा गला भोजन देता है और बहुत कम देता है। ठीक है। तो ये वहाँ पे क्या हो गई? ये क्रूएलिटी हो गई। हाँ, हमको पता है क्रूएलिटी हो गई है। लेकिन अब दूसरी कंडीशन देखते हैं जिसमें कोई गरीब परिवार है, गरीब हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को खाना खुद भी नहीं खा पा रहा और अपनी वाइफ को भी नहीं खिला पा रहा। तो अब उसकी जो गरीब वाली वाइफ है वो क्या बोलेगी कि यार वहाँ पे तो क्रूएलिटी थी लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं है? यार कंडीशन अलग अलग है ना। वहाँ पे तो वो कर भी सकता था, दे सकता था अच्छा खाना, लेकिन फिर भी नहीं दे रहा। यहाँ पे तो कंडीशन ही ऐसी है। तो क्रूएलिटी वेरी करती है। मान लो किसी इंसान का बिहेवियर ही ऐसा है कि कम बोलने का, कि वो बोलता ही कम है। ठीक है। और वो अपनी वाइफ से बात नहीं कर रहा क्योंकि बोलने की आदत ज़्यादा है ही नहीं उसकी, बोलता ही नहीं है। तो ये क्रूएलिटी थोड़ी होगी, क्योंकि उस इंसान का बिहेवियर ही ऐसा है। ये क्रूएलिटी नहीं होगी। इसलिए जो क्रूएलिटी का कॉन्सेप्ट है वो मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसीलिए एक केस है विश्वनाथ सीताराम अग्रवाल वर्सेस सरला विश्वनाथ अग्रवाल। इस केस में कोर्ट ने साफ कर दिया था कि क्रूएलिटी क्या होगी। कोई भी ऐसा काम या कंडक्ट, कोई भी इस तरीके की कोई भी काम जिसको कोई भी एक रीजनेबल आदमी टॉलरेट नहीं कर सकता, कोई भी काम जिसको कोई भी रीजनेबल आदमी टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर सकता, उसको हम क्रूएलिटी बोलेंगे। ये इस केस ने साफ कर दिया था।
ठीक है। अब और भी केसेस हैं क्रूएल्टी के जो बताते हैं क्रूएल्टी किस किस तरीके की हो सकती हैं। सबसे पहला केस है मनीषा त्यागी वर्सेस दीपक कुमार का। इसमें क्या बोला गया था कि जो क्रूएल्टी होती है वो फिज़िकल वायलेंस ही नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि अगर फिज़िकल वायलेंस नहीं हुआ है तो क्रूएल्टी नहीं हुई है। इस केस में साफ साफ बोल दिया गया था ज़रूरी नहीं है क्रूएल्टी के लिए फिज़िकल वायलेंस का होना ज़रूरी है। अगर इल ट्रीटमेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर स्पाउस का दूसरे स्पाउस के प्रति, इल ट्रीटमेंट, सिजेशन ऑफ मैरिटल इंटरकोर्स, ये सब चीज़ें हो रही हैं तो भी क्रूएल्टी मानी जाएगी। दूसरा केस के श्रीनिवास राव वर्सेस डी.ए. दीपा। ठीक है, इसमें क्या बोला गया था कि क्रूएल्टी होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि पति या पत्नी दोनों एक ही छत के नीचे हों। दोनों अगर एक छत के नीचे नहीं भी हैं, दूर दूर भी हैं, तो भी क्रूएल्टी हो सकती है। ये इस केस में बोला गया था। तीसरा केस है हमारा विद्या विश्वनाथन वर्सेस कार्तिक बालकृष्णन। इसमें कोर्ट ने ये चीज़ साफ साफ बोल दिया था कि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कोई भी स्पाउस मना करता है पर्टिकुलर पीरियड के लिए तो वो भी क्रूएल्टी के अंडर आएगा, वो भी क्रूएल्टी मानी जाएगी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए कोई मना करता है या करती है तो। ठीक है, अब अगला केस है हमारा राज तलरेजा वर्सेस कविता तलरेजा। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या बोला गया था कोर्ट ने कि अगर वाइफ या तो अपने पति की या अपने पति के फैमिली की या अपने पति के दोस्तों की किसी के ऊपर किसी के भी खिलाफ कोई गलत एक्यूजेशंस लगाती है, गलत आरोप लगाती है, वाइफ अपने पति, अपने फैमिली, पति के फैमिली और पति के कलीग्स के खिलाफ अगर गलत आरोप लगाती है वाइफ, तो फिर और उन आरोप से अगर रेपुटेशन डाउन हो रही है उनकी किसी की भी, तो ये एक क्रूएल्टी के अंडर, ये क्रूएल्टी मानी जाएगी, क्रूएल्टी के अंडर आएगा। ये बोला था इस केस में। अब हमारा अगला केस है मनप्रीत वर्मा वर्सेस ब्रज वर्मा। ठीक है, इसमें साफ साफ बोल दिया गया था अगर आप वाइफ के नाम, कोई हस्बैंड वाइफ के नाम से अगर लोन लेता है, वाइफ के नाम से लोन लेता है कि यार मेरी वाइफ ने मांगा है वगैरह, और उसके बाद टाइम से रीपे नहीं करता वो लोन, तो भी वो क्रूएल्टी के अंडर आएगा। ये बोला था इस केस में। फिर अगला केस है हमारा नरेंद्र वर्सेस के मीना। इस केस में क्या बोला गया था कि अगर वाइफ अगर अपने पति को बार बार फोर्स करती है, बार बार बोलती है, अपने फैमिली को छोड़ने के लिए दबाव डालती है, अपने जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के ऊपर दबाव डालती है, फोर्स करती है या बार बार बोलती है पति को अपने फैमिली को बार बार छोड़ने, अपने फैमिली को छोड़ने के लिए पूरी तरीके से, और अगर जो पति है वो परेशान हो जाता है इन चीज़ से, तो ये भी एक क्रूएल्टी मानी जाएगी। ये बोला गया था इस केस में। आपको समझ में आ ही गया होगा क्रूएल्टी का एक बहुत ज़्यादा ही वाइड कॉन्सेप्ट है। तो मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि आपने अगर थप्पड़ मूवी देखी हो तो मुझको आप बताएं कि ये जो थप्पड़ मूवी में जो वाकई में थप्पड़ मारा गया था, जो मारा था, थप्पड़ मारा गया था, क्या वो क्रूएल्टी के अंडर आएगा? तो थप्पड़ नहीं, वो पूरी सिचुएशन आप समझ के बताइए कि क्या जो हुआ था ये क्रूएल्टी के अंडर आएगा। आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या थप्पड़ मूवी का वो जो सीन है वो क्रूएल्टी के अंडर आएगा, क्योंकि हो सकता है हीट ऑफ द मोमेंट में हुआ हो। ये सब चीज़ें आप ध्यान में रख के बताइए कि क्या क्रूएल्टी के अंडर आएगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले ग्राउंड की, जो कि है डिजर्शन। ठीक है, डिजर्शन का मतलब होता है कि सेपरेट होना, बिना किसी कारण से, बिना भी किसी कारण से अगर कोई स्पाउस अपने स्पाउस से अलग हो जाता है, बिना उसकी कंसेंट से, बिना उसकी इच्छा से अगर कोई अलग हो जाता है, बिना किसी रीज़न से, बिना किसी कारण से, तो वो डिजर्शन कहलाएगा। ठीक है, डिजर्शन तो आपको समझ में आ गया, लेकिन एक केस है डिजर्शन का, प्रेमा रोटेला वर्सेस गोविंद सिंह रोटेला। ठीक है,
अब इसमें डिजर्शन की जो कंडीशन है वो साफ साफ दे दी गई थी कि 2 कंडीशन होनी चाहिए डिजर्शन होने के लिए, कि सबसे पहले तो फैक्ट ऑफ सेपरेशन हुआ हो, वाकई में हुआ हो सेपरेशन दोनों के बीच, और जो सेपरेशन है और उसका इंटेंशन हो, सेपरेट होने का इंटेंशन हो दोनों के बीच। ऐसा नहीं हो कि कुछ कोई स्पाउस अलग तो होगा, सेपरेट होगा, लेकिन उन दोनों का इंटेंशन ही नहीं था अलग होने का, तो वो डिजर्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये था डिजर्शन सिंपली। अब जो अगला टॉपिक है, अगला जो ग्राउंड है वो है हमारा कन्वर्जन। अगर कोई पति या पत्नी या कोई भी पार्टी, अच्छा ये करने से पहले मैं आप सबसे पहले बता दूं कि सेपरेशन मतलब यहाँ पे क्या है, सेपरेट अलग होना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि सेपरेट होना यानी कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप एक्सचेंज नहीं करना। अगर सेपरेट होने के बाद भी अगर वो दोनों एज अ हस्बैंड वाइफ हैं, मिलते हैं, सब बढ़िया एज अ हस्बैंड वाइफ ही अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ज़रूरी नहीं है साथ में रह के, कभी कभी मिलते हैं एज अ हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं होटल में, तो ये सेपरेशन नहीं माना जाएगा। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक्सचेंज नहीं करना चाहिए दोनों को, तो ही वो सेपरेशन माना जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया था। अब है हमारा अगला ग्राउंड जो कि है कन्वर्जन का। इसका मतलब अगर कोई भी स्पाउस अगर हिंदू रिलीजन से किसी और रिलीजन में कन्वर्ट होता है तो ये ग्राउंड रहेगा डाइवोर्स का। फिर अगला जो हमारा ग्राउंड है वो है अनसाउंडनेस ऑफ माइंड का। ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, कोई भी स्पाउस अगर अनसाउंडनेस ऑफ माइंड पागल हो जाता है, और किस हद तक पागल होता है, इस हद तक पागल होता है कि उस इंसान के साथ रहना पॉसिबल ही नहीं है, रीजनेबली पॉसिबल ही नहीं है उस इंसान के साथ रहना, उसकी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की वजह से, तो ये एक ग्राउंड बनेगा डाइवोर्स के लिए। ठीक है, अगला ग्राउंड है हमारा वेनेरियल डिसीजेस का। वेनेरियल डिसीजेस यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज जो होती हैं वो है, अगर किसी भी स्पाउस को वेनेरियल डिसीजेस होती है तो ये एक ग्राउंड रहेगा डाइवोर्स का, डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अब अगला जो ग्राउंड है वो है कि अगर कोई भी स्पाउस, पति या पत्नी, कोई भी संसार को त्याग देता है किसी भी धार्मिक चीज़ की, धार्मिक संस्था से जुड़ के या किसी भी चीज़ की वजह से, धार्मिक चीज़ से अगर संसार को ही त्याग देता है, तो ये एक ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स का। जो दूसरा स्पाउस है वो पिटीशन फाइल कर सकता है डाइवोर्स की। ठीक है, अगला जो ग्राउंड है वो है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ भी बोलते हैं इसको, कि अगर कोई भी आदमी मतलब कोई भी स्पाउस, पति पत्नी, कोई भी अगर 7 साल तक कोई भी सुना ही नहीं गया है, मतलब किसी ने उसको देखा है ना, कुछ हुआ देखा, किसी ने भी नहीं देखा उसको, किसी ने भी नहीं देखा, मतलब जिंदा है मर गया ये भी नहीं पता किसी को, तो 7 साल तक अगर किसी ने भी नहीं देखा उसको, तो ये ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग 13(1)(a) के ऊपर। 13(1)(a) बात करता है दो और ग्राउंड्स की, कि 2 और ग्राउंड्स कौन से होंगे जिनके ऊपर डाइवोर्स की पिटीशन फाइल की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राउंड जो है 13(1)(a) का वो है कि अगर 2 लोगों ने जुडिशियल सेपरेशन करवा लिया, डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन निकल गई। ठीक है, अब अगर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन निकलने के बाद दोनों अलग हो गए और 1 साल तक, डिक्री निकलने के 1 साल तक या 1 साल के ऊपर अगर किसी ने भी ये डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन ख़त्म नहीं करवाई, आपस में बातचीत नहीं करी, कोहेबिटेट नहीं किया, तो फिर ये ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स का, कि कोई भी पिटीशन फाइल कर सकता है डाइवोर्स के लिए। ठीक है, ये पहला ग्राउंड है। अब दूसरा ग्राउंड क्या रहेगा इसमें, कि रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। डिक्री होती है, अगर 2 लोगों के बीच में डिक्री ऑफ रिस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स निकल गई, साथ में रहने के लिए रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अगर निकल गई दोनों की, कि हाँ कोर्ट बोले आप रिस्टिट्यूट कर लो
रिस्टोर कर लो अपनी कॉन्जुगल राइट्स को, लेकिन फिर भी वो डिक्री निकलने के एक साल तक डिक्री निकलने के एक साल तक अगर उनके बीच में रिस्टिट्यूशन नहीं हो पाता है, रिस्टोरेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स नहीं हो पाता है, साथ में नहीं आ पाते हैं, वो लोग कोहेबिटेट नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये एक ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स के लिए। कोई भी जो पार्टी है वो पिटीशन फाइल कर सकती है डाइवोर्स के लिए। अब बात आती है सेक्शन 13(2) की, ठीक है। अब ये सेक्शन 13(2) में वो सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं जिसके ऊपर सिर्फ एक वाइफ ही पिटीशन फाइल कर सकती है। वाइफ 13(1) और 13(1)(a) इनके ऊपर तो पिटीशन फाइल कर ही सकती है, लेकिन ये सिर्फ एक स्पेशल ग्राउंड्स है जिनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वाइफ ही पिटीशन फाइल कर सकती है। वो सारे ग्राउंड्स दिए हुए हैं 13(2) में। तो सबसे पहला जो ग्राउंड है वो है कि अगर किसी ने ये एक्ट इन्फोर्स होने से पहले शादी करी है, एक शादी कर ली और दूसरी भी शादी कर ली, एक्ट इन्फोर्स होने से पहले ही किसी की शादी हो गई। मान लो किसी ने शादी करी 1950 में और दूसरी शादी कर ली उसने 1953 में, ठीक है। तो जो सेकंड वाइफ है जो वो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है। ये जो भी सेकंड वाइफ है वो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है, सेकंड वाइफ जो है, ठीक है। अब दूसरा ग्राउंड क्या है? दूसरा ग्राउंड है कि अगर जो हस्बैंड है वो रेप, सोडोमी या बेस्टिलिटी इसके लिए गिल्टी है, दोषी है इन किसी भी चीज़ के लिए, तो फिर वाइफ जो है वो पिटीशन फाइल कर सकती है डाइवोर्स की, ठीक है। तीसरा ग्राउंड समझने के लिए ज़रा सा हम हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट समझ लेते हैं, सेक्शन 18 जो कि बात करता है मेंटेनेंस की। मतलब जो वाइफ है वो मेंटेनेंस ले सकती है जीवन भर जब तक वो चाहे। वाइफ है, अलग होने के बाद भी, सेपरेट हो गए वो हस्बैंड वाइफ, उसके बाद भी जो वाइफ है वो मेंटेनेंस ले सकती है, ठीक है। अब तीसरा ग्राउंड क्या बोलता है कि अगर डिक्री ऑफ ये मेंटेनेंस निकल गई, ठीक है, डिक्री ऑफ मेंटेनेंस को 1 साल हो गया, उसके बाद उन सेपरेशन को भी 1 साल हो गया, उनको डिक्री ऑफ मेंटेनेंस को भी 1 साल हो गया, सेपरेशन को भी 1 साल हो गया, उन दोनों को, पति पत्नी दोनों को। उसके बाद सेपरेट होने के बाद उन दोनों ने कभी आपस में कोहेबिटेट किया ही नहीं, ठीक है, वो सेपरेट ही रहे। सेपरेट यहाँ पे ऐसा नहीं कि वो मिल रहे हैं एक दूसरे से, बातचीत कर रहे हैं बढ़िया, सेपरेट होने के बाद भी ऐसा नहीं, सेपरेट हो गए अगर और कभी कोहेबिटेट नहीं किया उन्होंने, तो ये ग्राउंड बन जाएगा डाइवोर्स के लिए, वाइफ के लिए। वाइफ चाहे तो डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकती है। अब चौथा पॉइंट क्या है कि अगर चौथा ग्राउंड जो है, अगर कोई लड़की की शादी 15 साल से पहले हुई हो, 15 साल की होने से पहले अगर किसी लड़की की शादी हो गई, ठीक है, उसकी इच्छा के खिलाफ, उसकी कंसेंट नहीं थी लेकिन फिर भी उसकी शादी हो गई, तो 18 की होने से पहले, 18 ईयर्स की होने से पहले वो लड़की चाहे तो डाइवोर्स ले सकती है। ये बोलता है फोर्थ ग्राउंड और ये बोलता था 13(2). अब बात करते हैं हम लोग 13(a) की, जो कि है अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स, ठीक है। दोस्तों हम लोगों ने जुडिशियल सेपरेशन डिस्कस किया ही था सेक्शन 10, जो कि बात करता था कि अगर कोई भी कपल जो है डाइवोर्स के लिए पिटीशन फाइल करता है तो कोर्ट के पास एक डिस्क्रिशनरी पावर होता है कि वो चाहे अगर तो वो डाइवोर्स भी दे सकता है, नहीं तो जुडिशियल सेपरेशन भी दे सकता है। ये पूरा का पूरा पावर कोर्ट के पास है। लेकिन दोस्तों तीन ग्राउंड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कोर्ट की कोई पावर नहीं चलती। कोर्ट बाउंड है डाइवोर्स देने के लिए। अगर कोई भी पिटीशन इन 3 ग्राउंड्स के ऊपर फाइल होती है, सबसे पहला ग्राउंड क्या है, या तो कन्वर्जन, पहला ग्राउंड है कन्वर्जन, दूसरा ग्राउंड है क्या है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, ये जो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ, और तीसरा ग्राउंड है रिनाउंस द वर्ल्ड। सब सेक्शन 2, 6 और 7, जो सब सेक्शन 1 था 13(1) के सब सेक्शन आप देखेंगे, सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 6 और सब सेक्शन 7।
सबसे पहला क्या है, कन्वर्जन। अगर कोई आदमी जो है, आदमी या औरत कोई भी अगर कन्वर्ट हो जाता है किसी पर्टिकुलर रिलीजन में, हिंदू से किसी पर्टिकुलर रिलीजन में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर या दुनिया छोड़ देता है, संसार छोड़ देता है वो किसी धर्म से जुड़ के, या फिर प्रिजम्पशन ऑफ डेथ ही हो गई, वो 7 साल तक किसी का पता ही नहीं चलता, सुनने में ही नहीं आया किसी की वो जिंदा है कि मर गया। तो इन 3 ग्राउंड्स के ऊपर अगर कोई पिटिशन फाइल होती है तो कोर्ट के ऊपर कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है कि वो सेपरेशन दे, नहीं, उसको डाइवोर्स ही देना पड़ेगा, वो बाउंड है इस डाइवोर्स देने के लिए। ये बोलता है 13A। ठीक है, अब बात करते हैं 13B, यानी कि डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट मतलब आपसी सहमति से डाइवोर्स हो रहा है, अगर आपसी सहमति से, तो वो डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट होगा। ठीक है, अब 13B का फर्स्ट जो चीज़ है, सब सेक्शन, वो देखते हैं हम। वो क्या बोलता है कि अगर कोई भी पार्टी या पति पत्नी दोनों ने तय कर लिया, म्यूचुअली एग्रीड है कि हाँ अब हम दोनों साथ में रह ही नहीं सकते, बहुत हो गया, अब हम दोनों साथ में नहीं रह सकते, दोनों इस बात के लिए एग्री हो गए, म्यूचुअली एग्री हो गए दोनों कि नहीं रह सकते, तो वो क्या करेंगे, पिटिशन फाइल कर सकते हैं वो लोग डाइवोर्स के लिए, एक साथ पिटिशन फाइल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी है कि पिटिशन फाइल करने से पहले वो कम से कम 1 साल तक अलग अलग रहें, सेपरेटली रहें। फिर से सेपरेशन की बात आ गई। सेपरेशन में उनको हस्बैंड वाइफ का रिलेशन एक्सचेंज नहीं करना होगा। अगर वो बढ़िया से बात कर रहे हैं, बढ़िया हाथों में हाथ डाल के चल रहे हैं, तो ये हस्बैंड वाइफ ही माने जाएंगे। सेपरेशन होना ये नहीं होता, सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने आपको बता ही दिया है, वो क्यों बता रहा हूँ मैं। ये है 1 साल तक उन लोगों को सेपरेट रहना होगा, और 1 साल के बाद वो लोग पिटिशन फाइल कर सकते हैं म्यूचुअल डाइवोर्स की। ये बोलता है फर्स्ट सबसेक्शन 1। अब सबसेक्शन 2 क्या बोलता है कि हाँ, 1 साल हो गया, 1 साल के बाद उन लोगों ने पिटिशन फाइल करी, ठीक है, तो फिर अब कोर्ट के पास गए, उन लोगों ने पिटिशन फाइल कर दी। पिटिशन फाइल करने के बाद कोर्ट उनको टाइम देता है लगभग 6 महीने से 18 महीने, 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स टाइम देता है कोर्ट दोनों को, कि वो तय कर लें कि यार उनको करना भी है, वाकई में डाइवोर्स करना है कि नहीं करना, कि बस हीट ऑफ द मोमेंट में दोनों पर ऐसे ही कर दिया, उन्होंने पिटिशन फाइल कर दी। तो उनको तय करना होता है 6 मंथ्स टू 18 मंथ्स कोर्ट उनको टाइम देती है, और दोनों के पास टाइम होता है कि दोनों जो अपनी कंसेंट है, जो पिटिशन है, दोनों कोई भी वापस ले सकता है, कोई भी वापस ले सकता है। तो ये एक टाइम होता है दोनों के पास, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी अपनी कंसेंट वापस नहीं लेता, डाइवोर्स उसको करवाना ही करवाना है, तो फिर क्या होता है कि 6 महीने 18 महीने बाद कोर्ट उनको डिक्री ऑफ डाइवोर्स दे देती है। बस एक बार और पूछती है कि यार वाकई में आपको करना है क्या, जिसको हम सेकंड मोशन भी बोलते हैं। सेकंड पिटीशन एक तरीके की होती है वो, जिसमें क्या होता है कि उनको बस बताना होता है कि हाँ हम लोग ने 6 महीने 18 महीने अलग रह लिए और हम फाइनल है डिसीजन कि हमको अलग ही होना है, तो कोर्ट डिक्री ऑफ डाइवोर्स दे देती है, ठीक है। अब एक केस है इसमें भी, हितेश भटनागर वर्सेस दीपा भटनागर। इसमें क्या बोला गया था कि ज़रूरी नहीं है कि 18 महीने अगर हो गए तो कोई कंसेंट अपना वापस नहीं ले सकता, नहीं ले सकता है, कोई भी कभी भी अपना कंसेंट जो है वापस ले सकता है। डिक्री ऑफ डाइवोर्स कोर्ट के द्वारा पास होने से पहले कभी भी कोई भी अपना कंसेंट वापस ले सकता है, ये बोला गया था हितेश भटनागर केस में, ठीक है। अब ये पिटीशन जो भी डाइवोर्स होता है ये दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से ही होता है, तो इसलिए कुछ एग्रीमेंट उनके बीच में होना ज़रूरी है कि हाँ कैसे कैसे क्या रहेगा, क्योंकि बहुत कुछ होता है ना, मेंटेनेंस उनको डिसाइड करना पड़ता है, चाइल्ड है तो चाइल्ड की कैसे होगी, ये सब उनको एग्रीमेंट कंप्लीट करके ही देना होता है।
ये था डाइवोर्स बाय म्यूचुअल कंसेंट, और ये था सेक्शन 13। मैंने पहले ही बोला था बहुत बड़ा है, लेकिन समझने के लिए बहुत अच्छा है। समझ में आया होगा आप लोगों को, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और थैंक यू वेरी मच।